हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और झूठों का सरदार कॉमिक्स के लिए बार बार कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा इस बार इसी को अपलोड किया जाए। ये सभी भाइयों को अपने मैं समर्पित करता हूं और आशा है उनका प्रेम और व्यवहार इसी तरह मुझे मिलेगा। बच्चों, 5 जूतों की मार में आपने पढ़ा कि चंद्रनगर का युवराज प्रेम सिंह अपने मित्र जयपाल के साथ व्यापार करने के लिए राज्य से रवाना हुआ। रास्ते में उसका एक जहाज़ एक नगर के पास रुका। जहाज़ से उतरकर वे दोनों नगर में घूमने के लिए चल दिए। वहाँ वह चंदा नाम की ठगनी के जाल में फंस गए। अब आगे पढ़ें। चंदा ठगनी दम्भपूर्वक युवराज प्रेम सिंह से बोली, चंद्रनगर के युवराज, आपके राजकीय वस्त्र उतारो और गुलाम बनकर मेरे साथ चलो। जयपाल, यह कैसी किस्मत का चक्कर है, क्या अब हम दोनों को इसका गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। युवराज, भला मैं चंदा को गुलाम क्यों बनूंगा। चंदा से शर्त आपने लगाई थी, इसलिए आप ही चंदा के गुलाम बनिए। यह तुम क्या कर रहे हो जयपाल, तुम तो हमारे अभिन्न मित्र हो। संकट के समय में क्या तुम मेरा साथ छोड़ जाओगे। आप ठीक कह रहे युवराज, हमारा आपका साथ बस यही तक ही था। अब आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। यह देख राम सिंह और श्याम सिंह, जल्दी से आगे बढ़कर विश्वासघाती जयपाल को पकड़ लो। जो आगे युवराज। आदेश पाकर राम सिंह और श्याम सिंह जयपाल की ओर लपके, लेकिन आगे बढ़ता जयपाल उसकी परवाह किए बिना तेजी से जहाज की रेलिंग के पास पहुंचा। वाह, लगता है भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। नीचे समुद्र की नाव तैर रही है, मैं इस नाव में छलांग लगाकर यहाँ से 9 2 11 हो सकता हूँ। अगले पल यह वही नाव थी जिसमें राम सिंह और श्याम सिंह ने समुद्र में उतारा था। ओह, जयपाल तो नीचे खड़ी हमारी नाव में कूद गया। हमें भी जल्दी से नाव में कूद जाना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ से भागकर राजकुमारी कनकलता के पास पहुँच सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो श्याम सिंह। अगले पल राम सिंह और श्याम सिंह एक पल भी देरी किए बिना नीचे कूद गया। अरे, इन दोनों ने भी मेरे पीछे छलांग लगा दी, अब क्या होगा। कुछ पल बाद राम सिंह और श्याम सिंह धम्म से नाव में जा गिरे। उधर जहाज की छत पर पकड़ लो इस धूर्त जयपाल को, ध्यान रखना यह भागने न पाए। क्षमा करें युवराज, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। हम भी आपके मित्र जयपाल की तरह आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ओह, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था। ये दोनों तो मेरी तरह यहाँ से भागने की फिराक में हैं। राम सिंह और श्याम सिंह का कथन सुनकर युवराज प्रेम सिंह बुरी तरह तिलमिला उठा। मक्कारो, जयपाल की तरह तुम दोनों ने भी आंखें बदल ली, लेकिन याद रखना, इस जीवन में यदि तुम पुनः लोगों से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम सिंह ने युवराज की बात की ओर ध्यान न देकर जल्दी से जहाज से बंधी नाव की रस्सी काट दी। अगले पल श्याम सिंह नाव को चप्पू से खेता हुआ जहाज को दूर ले जाने लगा। उन्हें जहाज से दूर जाते देख प्रेम सिंह, अब उधर क्या देख रहे हो। तुम्हारा मित्र व दोनों सैनिक तुम्हें धोखा देकर भाग गए। अब वह तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले हैं। तुम ठीक करियो चंदा। प्रेम सिंह का कथन सुन चंदा क्रोध में भर उठी। प्रेम, भूल कर भी अब कभी तुम मुझे मेरे नाम से न पुकारना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तब मैं तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं। आज से तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारी मालकिन। अब से तुम मुझे मालकिन ही कहकर पुकारोगे। ठीक है मालकिन, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इधर जब श्याम सिंह नाव को खेते हुए जहाज से काफ़ी दूर पहुंच गया। जयपाल, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अपने मित्र को इस अवस्था में छोड़कर तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। हाँ, अब जब तक प्रेम सिंह के पास रुपया पैसा था वह ऐसा मित्र था, पर अब जब उसके पास रुपया पैसा न रहा तो मैं भला क्यों उससे मित्रता रखता। फिर मैं अगर उसके साथ रहता तो मुझे चंदा का गुलाम बनकर उसकी सेवा करनी पड़ती। एक बात समझ में नहीं आई जयपाल, कल रात जब तुम और युवराज प्रेम सिंह चंदा के घर गए थे तो उसने युवराज के सामने कौन सी शर्त रखी थी। यह गुलाम बनाने का क्या चक्कर था। तुम कौन होते हो मुझसे यह पूछने वाले। यह सुनते ही राम सिंह अपनी कटार निकालकर जयपाल के सामने लहराते हुए कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जो हम पूछे उसका सही सही जवाब दो, वरना यह कटार तुम्हारे पेट में घोंप दूंगा। हाँ, अगर तुम हमें सही सही सारी बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हें अवश्य मार देंगे। क्या तुम मुझे मार दोगे। ओ, ये तो मैं कुएं से निकलकर खाई में गिर पड़ा। चंदा के जाल में तो जान बचाकर भागा, तो इन दोनों के जाल में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इन दोनों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। यह सोचकर जयपाल ने उन दोनों से कहा, कल रात मैं और युवराज चंदा घर के सामने से गुजर रहे थे। तो फिर जयपाल ने उन दोनों को सारा किस्सा बता दिया। सारी बात जानकर राम सिंह ने कहा, श्याम सिंह, जयपाल हमारे बहुत काम का आदमी है।
इसे तो हमारे राजकुमारी कनकलता के पास ले चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो राम सिंह। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर जयपाल चक्कर में पड़ गया। यह तुम दोनों क्या कह रहे हो? राजकुमारी कनकलता का भला मुझसे क्या वास्ता है? जयपाल, अगर तुम चाहो तो राजकुमारी कनकलता से तुम्हें अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिलवा सकते हैं। अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, लेकिन राजकुमारी कनकलता मुझे अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं किस उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप देगी? बात यह है जयपाल की राजकुमारी कनकलता युवराज प्रेम सिंह से विवाह करके प्रसन्न नहीं थी और वह युवराज प्रेम सिंह से पीछा छुड़ाना चाहती थी। हमारे ख्याल से तुम ही युवराज और चंदा के घर में ले गए थे। हम राजकुमारी जी को जब यह बात सारी बताएंगे तो वह तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें मालामाल कर देंगे। ओह, तो यह बात है। इसका मतलब कि मेरी किस्मत चमकने वाली है, इसमें क्या शक है? तब मैं तुम दोनों के साथ राजकुमारी कनकलता के पास चलने को तैयार हूँ। इधर चंदा प्रेम सिंह को अपने साथ लेकर पहुंची। प्रेम सिंह, अपने वस्त्रों को उतारकर ये गुलामों के वस्त्र पहन लो। आज से तुम्हें यही वस्त्र पहनने हैं। जो हुक्म मालकिन। प्रेम सिंह ने चंदा से वस्त्र ले लिए और उन्हें पहनने के लिए अपने कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद चंदा ने अपने कुछ गुलामों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी। समुद्र के तट पर एक जहाज़ खड़ा है, तुम लोगों के इसी समय मेरे साथ वहाँ चलना है और उस जहाज़ का सारा माल ढोकर यहाँ लाना है। जो आज्ञा मालकिन। लगता है आज चंदा ने जरूर कोई तगड़ा शिकार फंसा है। हमारी तरह आज कोई बदनसीब इस दुष्टा के जाल में फंस गया है। तट पर पहुंचकर गुलामों ने युवराज के जहाज का माल देना प्रारंभ कर दिया। जल्दी से चंदा सभी गुलामों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची। कुछ ही देर में जहाज का सारा सामान चंदा के भवन में पहुंच गया। इधर राम सिंह और श्याम सिंह नाव को खेते हुए चंद्रनगर राज्य में पहुंचे। जयपाल, चंद्रनगर राज्य में प्रविष्ट होने से पहले हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। क्या? तुम्हें हमारे साथ स्त्री का वेश धारण करके राजकुमारी कनकलता के पास चलना होगा। स्त्री का वेश धारण करके? हाँ, अगर तुमने अपनी असली वेश में राज्य में प्रवेश किया तो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे और जब तुम्हारे चंद्रनगर पहुंचने की सूचना राजा मानसिंह के पास पहुंचेगी तो वह तुम्हें बुलाकर पूछ सकते हैं कि युवराज प्रेम सिंह को तुम कहाँ छोड़ कर आए हो। ओह, तुम ठीक कह रहे हो। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब श्याम सिंह नगर में जाकर बाजार से महिलाओं के वस्त्र खरीद कर ले आया, जिन्हें जयपाल ने बिना हिचक पहन लिया। फिर तीनों नाव से उतरकर चंद्रनगर के राजमहल की ओर चल दिए। जल्दी ही तीनों राजकुमारी कनकलता के महल में जा पहुँचे। जयपाल, तुम श्याम सिंह के साथ इस कक्ष में ही रुको, मैं राजकुमारी जी को सूचना देकर आता हूँ। ठीक है। उन दोनों को वहीं छोड़ राम सिंह कक्ष से बाहर निकल गया और राजकुमारी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। राम सिंह, तुम सब कुशल तो है ना? नहीं राजकुमारी जी, युवराज एक ठगनी की जाल में फंस गए हैं। मुझे इसी बात की आशंका थी, पर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा यह नहीं सोचा था। खैर, जो कुछ भी हुआ मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। राजकुमारी जी, युवराज अपनी यात्रा के दौरान अपने मित्र जयपाल के साथ मदिरा पान करते रहे और मौज उड़ाते रहे। एक दिन उनका जहाज एक नगर के किनारे पर रुका। इस प्रकार राम सिंह ने सारी घटना राजकुमारी कनकलता को बता दी। सारी बात बताने के पश्चात, राजकुमारी जी, आपके कहने के अनुसार मैं और श्याम सिंह आपको सूचना देने के लिए वापस लौट आए हैं। अब हमें क्या करना है? राम सिंह, सबसे पहले तुम मेरे पास जयपाल को लेकर आओ। मैं उस दगाबाज से बात करना चाहती हूँ। कनकलता की आज्ञा पाकर राम सिंह कक्ष से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद जयपाल राजकुमारी के सामने था। जयपाल, प्रेम सिंह जैसे मूर्ख आदमी से हमें छुटकारा दिलाकर तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यह मेरा अहोभाग्य है राजकुमारी जी। हम तुम्हें कल ही अपने साथ अपने पिता के राज्य गुलाब नगर ले जाएंगे और अपने पिता से तुम्हें मुहमांगा पुरस्कार दिलवाएंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है राजकुमारी जी। तभी कनकलता ने राम सिंह को आदेश दिया, राम सिंह, जयपाल को अतिथि गृह में ठहरा दो। याद रहे, जयपाल अतिथि गृह में स्त्री वेश में ही रहे। जी हुक्म राजकुमारी जी। तब राम सिंह और श्याम सिंह जयपाल को लेकर कक्ष से बाहर निकल आए। उनके जाने के बाद कनकलता राजा मान सिंह और महारानी शारदा के राजमहल में पहुंची। आओ बेटी आओ, आज तुमने हमारे महल में आने का कष्ट कैसे किया?
पिताजी महाराज, गुलामनगर से मेरी प्रिय सहेली रत्ना यहाँ आई हुई। आज से 5 दिन पश्चात उसका विवाह है और वह मुझे लेने के लिए स्वयं चंद्रनगर आई है। हम तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ गए हैं कि तुम उसके साथ गुलामनगर जाना चाहती हो ना? जी पिताजी महाराज, तुम शहर से अपनी सहेली के साथ गुलामनगर जा सकती हो। धन्यवाद पिताजी महाराज। लेकिन बहू, एक बात का ध्यान रखना, गुलामनगर से शीघ्र ही वापस लौट आना, क्योंकि युवराज प्रेम सिंह व्यापार करके जल्द ही वापस लौटने वाला है। माँ, मैं 1 माह के अंदर अंदर वापस लौट आऊँगी। दूसरे दिन प्रातः ही कनकलता ने अपने सेवकों राम सिंह व श्याम सिंह के साथ गुलामनगर की ओर प्रस्थान किया। जयपाल उसके साथ स्त्री वेश में था। महारानी, कनकलता ने युवराज प्रेम सिंह पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है, जो वह विवाह होते ही व्यापार करने के लिए यात्रा पर चला गया है। महाराज, कनकलता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। जब कनकलता का रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वे दोनों भरे मन से राजमहल में वापस लौट आए। उधर रथ के नगर के बाहर पहुंचते ही, जयपाल, अब तुम अपनी स्त्री वेश बदलकर पुरुष वेश में आ सकते हो। राजकुमारी जी, मुझे भी इस स्त्री वेश में बहुत असुविधा हो रही है। मैं शीघ्र ही अपने वस्त्र पहन लेता हूँ। कनकलता के इशारे पर श्याम सिंह ने रथ रोक लिया और जयपाल रथ से उतरकर रथ की ओट में खड़ा होकर वस्त्र बदलने लगा। संध्या होते होते ही गुलामनगर रथ पहुँच गया। राजकुमारी कनकलता रामा सिंह, श्याम सिंह व जयपाल को अतिथि गृह में छोड़ अपने पिताजी के कक्ष में पहुंची। उसे देखते ही राजा गुलाब सिंह आश्चर्यचकित हो गए। बेटी, तुम बिना किसी पूर्व सूचना के सब कुशल तो है ना? पिताजी, बात ही कुछ ऐसी घटित हो गई है कि मुझे जल्दबाजी में ही गुलामनगर आने का निर्णय करना पड़ा। जल्दी बताओ बेटी, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई है तुम्हारे साथ? पिताजी, आपके दामाद युवराज प्रेम सिंह सुदूर नगर में चंदा नाम की ठगनी की कैद में फंस गया है। इसी कारण मैं यहाँ आई हूँ। यह सब कैसे हुआ बेटी? युवराज चंदा ठगनी के नगर में क्यों गए थे? तब कनकलता ने पिता को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, बेटी, युवराज प्रेम सिंह इस समय विपत्ति में है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी महाराज, युवराज मेरे पति हैं, इसलिए मैं स्वयं उनको चंदा की कैद से छुड़ा कर लाऊंगी। लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। कैसा अनुरोध बेटी? पिताजी महाराज, मैं युवराज के मित्र जयपाल को अपने साथ लाई हूँ। जब तक मैं युवराज को चंदा ठगने की कैद से न छुड़ा लाऊं, तब तक आपको जयपाल को कारागार में बंद रखना पड़ेगा। कहाँ है जयपाल? उसे मैं राम सिंह और श्याम सिंह की निगरानी में राजकीय अतिथि गृह में ठहरा आई हूँ। गुलाब सिंह ने तुरंत ही 2 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया। राजकीय अतिथि गृह में जयपाल नाम का युवक ठहरा हुआ है। तुम दोनों तुरंत जाकर उसे कारागार में बंद कर दो। जो हुक्म महाराज। दोनों सैनिक तुरंत राजकीय अतिथि गृह में पहुँचे। जयपाल, तुम्हें हमारे साथ चलना है। ओह, तो महाराज ने इतनी जल्दी मुझे पुरस्कार देने के लिए मुझे बुला लिया? पुरस्कार? जयपाल, हम तुम्हें पुरस्कार देने के लिए नहीं बुलाने आए, हम तो तुम्हें कारागार में ले जाने के लिए आए हैं। महाराज की यही आज्ञा है। क्या? जयपाल को चौंकते देख राम सिंह उससे बोला। चौंकते क्यों हो जयपाल? तुम्हें कारागार में डालने के लिए ही तो हम तुम्हें गुलामनगर लाए हैं। ओह, तो पुरस्कार देने की बात झूठी थी? पुरस्कार और वो भी तुम जैसे आदमी को? उन दोनों की बात सुनकर जयपाल की रही से हिम्मत भी जवाब दे गई। यदि ऐसा था तो तुम लोगों ने मेरे साथ यह नाटक क्यों खेला? क्योंकि हम तुम्हें पुरस्कार का लालच देकर यहाँ की कारागार में बंद करना चाहते थे और बिना लालच में आए तुम गुलामनगर आने वाले नहीं थे। तभी श्याम सिंह ने सैनिकों से कहा, अब देरी न करो और इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक जबरदस्ती जयपाल को घसीटते हुए वहाँ से ले गए और कारागार में बंद कर दिया। न जाने क्यों मेरी मति मारी गई थी। न मैं पुरस्कार का लालच करता और न आज यह दिन देखना पड़ता। इधर कनकलता ने गुलाब सिंह से कहा, पिताजी, आप एक जहाज़ में व्यापार के लिए सामान भरवा दीजिए। मैं उसी नगर में व्यापार करने जाऊंगी जिस नगर में युवराज प्रेम सिंह कैद हैं। मैं अभी जहाज़ में सब सामान भरवा देता हूँ। पिताजी, मैं अपने साथ एक ऐसी बिल्ली को भी ले जाना चाहती हूँ जो बहुत तेज़ दौड़ती हो। चाहो तो तुम हमारी पालतू बुल्लू बिजली को ही अपने साथ ले जा सकती हो बेटी। ठीक है पिताजी। राजा गुलाब सिंह के आदेश पर तुरंत ही जहाज़ों को तैयार
कर दिया गया। व्यापार पर जाने के लिए कनकलता ने पुरुष वेश धारण कर लिया था। बेटी, तुम्हें सागर सफ़र पर अकेले भेजते हुए मेरा दिल घबरा रहा है। पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है, फिर आज राम सिंह और श्याम सिंह जैसे स्वामी भक्त सेवक भी तो मेरे साथ हैं। तब गुलाब सिंह ने कनकलता को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात कनकलता यात्रा पर चल दी। कई दिन की यात्रा के पश्चात, राजकुमारी जी, यही वह नगर है जिसमें चंदा ठगनी रहती है। तब तो हमें इसी समुद्र तट पर जहाज का लंगर डाल देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं राजकुमारी जी। तत्पश्चात श्याम सिंह, तुम्हें जहाज पर ही रुककर जहाज की रखवाली करनी है, क्योंकि राम सिंह ने में चंदा ठगनी का घर देखा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर नगर की ओर जा रही हूँ। ठीक है राजकुमारी जी। जल्दी जहाज का लंगर डालकर जहाज को समुद्र तट पर रोक दिया गया। एक बात ध्यान रखना श्याम सिंह, रात को जैसे ही चंदा का भेजा हुआ चूहा जहाज के पास पहुँचे, तुम तुरंत ही बिल्ली को उसके पीछे लगा देना। समझ गया राजकुमारी जी। उधर बुखार से व्याकुल युवराज प्रेम सिंह चंदा से अनुनय विनय कर रहा था। मालकिन, बुखार से आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज ज्वर चढ़ा हुआ है। कृपा करके आज मुझे काम पर मत लगाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम करना काश का दुश्मन अनाज का, हर वक्त खराब तबीयत का रोना रोता रहता है। याद रख, अगर तू फटाफट उठकर काम पर नहीं लगा तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। यह सुनकर प्रेम सिंह घबरा उठा। ऐसा अनर्थ न करना मालकिन, आप पहले से सभी गुलामों को केवल एक वक्त की रोटी देती है। अगर आप इन्हें भी देना बंद कर देंगी तो मैं बेमौत मार जाऊंगा। यदि चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो जल्दी से मेरे पति को अच्छे काम पर लगा दो। ठीक है मालकिन, मैं अपनी अभी काम पे जाता हूँ। उठो जल्दी जल्दी गाँव। ठीक है मालकिन, मैं अपना काम पर जाता हूँ। जाओ जल्दी जाकर खुदाई शुरू कर दो, मुझे जल्दी ही खुदाई वाले स्थान पर अपना महल बनवाना है। किसी तरह प्रेम सिंह ने जैसे तैसे करके हिम्मत बटोरी और अपनी कुदाल उठाकर गिरता पड़ता उस स्थान पर पहुंचा जहां अन्य गुलाम खुदाई का कार्य कर रहे थे। ये हर समय राग रंग में डूबे रहने वाले को आज पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या मेरा यही न्याय है? हर समय राग रंग में डूबे रहने वाले को आज पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या यही मेरा उपाय है? निमास रुख दुर्गता के। हर समय राग रंग में डूबे रहने वाले आज पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या यही तेरा न्याय है? मेरी यह दुर्दशा क्यों? फिर वह बुझे मन से खुदाई के कार्य में लग गया। इधर चंदा का विशेष सेवक भागता हुआ चंदा के पास पहुंचा। मालकिन, एक धनवान युवक आपसे एक नौकर के साथ आपसे अपने भवन की ओर आ रहा है। आहा, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुम जाओ, उसे बुलाकर यहाँ ले आओ। चंदा की आज्ञा पकड़ सेवक कर्श से बाहर निकल गया। चंदा की आज्ञा पाकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया।
उधर जैसे ही कनकलता राम सिंह के साथ कक्षा के चंदा के भवन के सम्मुख पहुंची। राजकुमारी जी, यही भवन चंदा है का है। युवराज प्रेम सिंह उसी दिन इस भवन में गए थे। इससे पहले कि वह राम सिंह की बात सुनकर जो जवाब दे पाती, चंदा का सेवक भवन से बाहर निकला और उसी की ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी जी, लगता है चंदा को हमारे इधर आने की सूचना मिल गई है। उसका नौकर हमारी ओर ही आ रहा है। आने दो उसे, देखे वो हमारे पास आकर क्या कहता है। चंदा के सेवक को ने उन दोनों के पास पहुंचकर कहा, आप दोनों को मेरी मालकिन बुला रही है, कृपया करके आप लोग मेरे साथ चलिए। चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। कनकलता और राम सिंह चंदा के साथ चल पड़े। सेवक उन्हें लेकर चंदा के पास पहुंचा। आओ परदेसियों, आओ, चंदा के घर में आप दोनों का स्वागत है। आपने हमें क्यों बुलाया है? इस नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक परदेशी एक दिन के लिए हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहता है। आप दोनों को भी आज मेरा मेहमान बनकर यहाँ रहना होगा। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हम आपके मेहमान बनने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग मुझे अपना परिचय देंगे? आप लोग किस उद्देश्य से इस नगर में आए हैं? मेरा नाम कनक कमल है। मैं सिंध देश का निवासी हूँ और यह मेरा मित्र राम सिंह है। हम दोनों व्यापार करने के उद्देश्य से इस नगर में आए हैं। माल से भरा हुआ हमारा जहाज़ समुद्र तट पर खड़ा है। भगवान करे आप लोग दोनों व्यापार से इस नगर को खूब और सारा धन कमा कर अपने देश लौटे। चंदा ने उन्हें भोजन कराया। उसके पश्चात मालकिन ने आप तीनों लोग के लिए मदिरा भेजी है। अपनी मालकिन से कहना कि हम दोनों सात्विक प्रवृत्ति के, हम मदिरा को पीना तो दूर हाथ भी नहीं लगाते। उनके मना करने पर दासी मदिरा का पात्र वापस ले गई। उसके जाने के बाद राजकुमारी जी, चंदा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। बैठकर कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। इधर जब दासी चंदा के पास पहुंची, यह क्या, तू मदिरा का पात्र वापस क्यों ले आई? मालकिन उन दोनों ने कहा कि वे हीरा शिव मंदिर में नहीं है। हाँ, 2 मिनट करें। यह क्या, तू मदिरा का पात्र वापस क्यों ले आई? मालकिन उन दोनों ने कहा, यह मात्र तो पुनः उनके पास जा और उनसे कहा कि मैंने उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाया है। जो ठीक है मालकिन। तैसे पुनः लता के कक्ष की ओर चल दी। उसके बाद ही कहाँ कनकलता और राम सिंह जनता के कक्ष में थे। भगवान हमें क्यों बुलाया है? बात यह है कि मुझे चौपड़ खेलने का बहुत शौक़ है। जब तक प्रतिदिन एक बार किसी के साथ चौपड़ नहीं खेल लेती, मुझे चैन नहीं आता। क्या आप दोनों मेरे साथ चौपड़ खेलेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमें भी चौपड़ खेलना बहुत अच्छा लगता है।
यह सुनकर चंदा ने तुरंत चौपड़ बिछाते हुए कहा, चौपड़ खेलने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर शर्त मंजूर हो तो मैं तुम दोनों के साथ चौपड़ खेलूंगी, अन्यथा नहीं। कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर मेरे घर की कोई भी चीज़ समुद्र तट पर खड़े तुम्हारे जहाज़ के में पहुंच गई, तुम्हें आजीवन मेरा गुलाम बनकर मेरे घर में रहना होगा। और यदि अगर मेरे घर की कोई भी चीज़ समुद्र तट पर खड़े तुम्हारे जहाज़ में पहुंच गई तो तुम्हें आजीवन मेरा गुलाम बनकर मेरा साथ रहना होगा, और यदि न हुआ तो मैं आजीवन तुम्हारी गुलामी बनकर रहूँगी। और मेरा सारा माल असबाब भी तुम्हारा होगा। हम दोनों को तुम्हारे साथ मजबूर है। तब चंदा ने कलकलता के साथ चौपड़ खेलने शुरू कर दी। और यदि अगर मेरे घर की कोई भी चीज़ समुद्र तट पर खड़े तुम्हारे जहाज़ में पहुंच गई तो तुम्हें आजीवन मेरा गुलाम बनकर मेरा साथ रहना होगा, और यदि न हुआ तो मैं आजीवन तुम्हारी गुलामी बनकर रहूँगी। और मेरा सारा माल असबाब भी तुम्हारा होगा। हम दोनों को तुम्हारे साथ मजबूर है। तब चंदा ने कलकलता के साथ चौपड़ खेलने शुरू कर दी। उन्हें चौपड़ खेलते खेलते काफ़ी समय बीत गया, यहाँ तक कि धीरे धीरे रात घिर आई। तभी, माफ़ करना, मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी पानी पीकर वापस आती हूँ। ठीक है। चंद्रा चौपड़ खेलना शुरू कर देती है, और ये सीन में डाल दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी में। और वो एक चूहे को छोड़ती है। समुद्र के किनारे एक जहाज़ खड़ा हुआ है, और ये चूहा जो है तेज़ी से भागता है, और बिल्ली चूहे को झपट लेती है। अब मुझे इस मृत चूहे को उठाकर वापस जहाज़ में लौट जाना चाहिए। चंदा, अब हमें विदा दो, अब हम नगर में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। और यह मन ही मन हंसती है किसी बात पर, ताकि उसकी जो योजना है वो पूरी हो जाती है। ये इसे एक शर्त देते हैं कि इसे आजीवन अब गुलाम बन के रहना होगा। और चंदा इसकी गुलाम बन जाती है, और गुलाम कैदी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उन्हें लेकर के चला जाता है। और वो महल पहुंच जाता है इस प्रकार से अपनी दूसरे की। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।